हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 11 में काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अभी जो स्टडी करने वाले हैं, जो एक्चुअल ब्रांच है फिजिक्स का, वो है मैकेनिक्स। ठीक है, और मैकेनिक्स के अंदर तीन ब्रांचेज आते हैं, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, और जो काइनेमेटिक्स है उसमें आता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो फिजिक्स है उसके किस ब्रांच को हम लोग डील कर रहे हैं। तो फिजिक्स के ब्रांच को डील कर रहे हैं, ये हो गया फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग जिस ब्रांच में है वो है मैकेनिक्स। ठीक है, और मैकेनिक्स में जो ब्रांच है वो है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनामिक्स। ठीक है, तो इन तीनों ब्रांच को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैकेनिक्स फिजिक्स के अंदर 4 ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, और फिर उसके बाद ऑप्टिक्स हो गया, जिसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स में हम लोग मैकेनिक्स को समझ रहे हैं। ठीक है, मैकेनिक्स में जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स जो होगा ये एक्चुअली में आपको रेस्ट के बारे में, ओनली रेस्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है, तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोशन को ही स्टडी करना है, उसके अलावा और किसी चीज़ को स्टडी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस अगर मोशन को सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तो हम काइनेमेटिक्स के लिए हम यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में आप स्टडी कीजिएगा स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज। विदाउट कॉज मतलब कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, बस हमें इसी से मतलब है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटीज कितने हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ काइनेमेटिक्स में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डायनामिक्स की, तो डायनामिक्स में होगा ये कि डायनामिक्स में होता है कि हम मोशन को स्टडी तो करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन, लेकिन किसके साथ, विथ कॉज। ठीक है, कॉज के साथ हम लोग स्टडी को मोशन, ये स्टडी करेंगे किसे, मोशन को, कॉज के साथ। तो ये क्या कहलाएगा आपका डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स में 3 ब्रांचेस मिलेंगे आपको, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स जिसमें आप रेस्ट के बारे में स्टडी कीजिएगा, काइनेमेटिक्स जिसमें आप मोशन को स्टडी करेंगे लेकिन उसके कॉज के बिना कॉज को जाने हुए। ठीक है, और जिसमें आपको कॉज भी पढ़ना है वो है डायनामिक्स। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो क्लास 11 का चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 है क्लास 11 का, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मोशन समझने से पहले हम लोग थोड़ा रेस्ट के बारे में समझेंगे, और रेस्ट भी समझने से पहले एक टर्म है जिसे हम लोग क्लियरली समझ लें तो हमारा मोशन वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रेस्ट वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। वो चीज़ क्या है, देखिए, उसका नाम है, उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, या फिर एक और नाम से जानते हैं हम लोग रिफरेंस पॉइंट। ठीक है, रिफरेंस पॉइंट। ओरिजिन या रिफरेंस पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है ये समझना है, और फिर मोशन और रेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहने का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ से मूव करना शुरू कर दूँ, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे आप किसी बस स्टैंड पे जाएं, ठीक, कोई भी बस स्टैंड है, ठीक है, और बस स्टैंड पे आपकी बस खुलने वाली है 1 घंटे में। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपकी बस 11 बजे खुलने वाली है, आप 10 बजे वहाँ पहुँच गए। अब 10 बजे बैठे हुए हैं, 1 घंटे में टाइम है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो पैसेंजर के बैठने की जगह होती है वहाँ पर आप बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ पर पेपर पढ़ने लगेंगे। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, आप पेपर भी पढ़ रहे हैं तो टाइम टू टाइम आप दूसरे लोगों को भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो होता ये है
कि जब आप दूसरे लोगों को ऑब्जर्व कीजिएगा तो उस दौरान आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके सामने मोस्टली बस स्टैंड पे ये होता है कि जो छोटे मोटे जो सेलर होते हैं, जैसे नारियल वाला, ठीक है, नारियल वाले को देखिए अगर आप, तो वो नारियल लेकर बेचता है, उसे आपने नोटिस करना शुरू कर दिया। तो आप देखते हैं कि नारियल वाला पहले दूर था और फिर एक नज़दीक आ गया, और ठीक आप जहाँ बैठे हुए हैं, जो आपके बैठने की जगह है, उसके ठीक सामने भी एक बैठने वाला बना हुआ है पैसेंजर का, और उस पर भी कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं और आप खुद बैठे हुए हैं, और फिर आप ऑब्जर्व करते हैं नारियल वाले को। तो यहाँ पर आप देखें तो आप कहेंगे कि वो मेरे सामने जो पैसेंजर है वो बैठा हुआ है, वो टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन जो दूसरा आप नारियल वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको देखेंगे तो वो लगातार कभी आपसे दूर है, कभी आपके करीब है, फिर कभी दूर चला जाता है, फिर कभी इधर आ जाता है। तो आप कहेंगे कि वो मोशन में है, और आप कहेंगे कि जो मेरे सामने वाला जो पैसेंजर है, जो दूसरी सीट पर बैठा हुआ है, जो वेटिंग सीट जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे कि वो रेस्ट में है। तो अब आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो रेस्ट में है और वो मोशन में है? थोड़ा सिचुएशन को विजुअलाइज करेंगे तो एक बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, फुल्ली कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो आप किस बेसिस पर ये कह रहे हैं कि जो सामने पैसेंजर है वो रेस्ट में है और जो मूव कर रहा है वो मोशन में है? तो यहाँ पर एक्चुअली में हो ये रहा है कि आप अपने आप से उस बैठने वाले को और उस नारियल वाले को, दोनों के पोजीशन को अपने पोजीशन से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। मतलब कि आपके रिस्पेक्ट में जो सामने वाला पैसेंजर है वो टच से मस नहीं हो रहा है, और आप ही के रिस्पेक्ट में वो जो नारियल वाला है वो टच से मस हो रहा है। मतलब कि ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो अपने पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो आप उसके और इसके पोजीशन को किससे कंपेयर कर रहे हैं? खुद से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप खुद से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम फिजिक्स के लैंग्वेज में आपको खुद नहीं बोलेंगे, आपको क्या कहेंगे कि आप इस सिचुएशन के लिए ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट। तो ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट बात समझ में आए? ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, सिर्फ खुद को ही नहीं, आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं वहाँ पर। जैसे आप बस स्टैंड में कोई पिलर या कोई मॉनिटर लगा हुआ, कोई स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पर बस के टाइमिंग्स दिखा रहे हैं, तो आप उस मॉनिटर को भी पोजीशन ओरिजिन ले सकते हैं। तो ओरिजिन लेना, रेफरेंस पॉइंट लेना इंडिपेंडेंट है, आप किसी को भी रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन क्या है, बात समझ में आए? रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी कहने का मतलब है मन माना। आर्बिट्रेरी पॉइंट विथ विच यू कंपेयर द पोजीशंस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, जिसके कंपेयर में आप अदर ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कंपेयर करते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली में क्या है? तो ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट को हम कह सकते हैं एन आर्बिट्रेरी पॉइंट with which we compare the position of the other object, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम कंपेयर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोग जानते ही होंगे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? इस ओरिजिन से कंपेयर कर रहे हैं, ये ओरिजिन। तो आप इस ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर हम बात करें तो हम रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं या ओरिजिन किसे कहते हैं? वो जो कोऑर्डिनेट्स के सेंटर होते हैं उसी को, जहाँ से मेजरमेंट सारा शुरू करते हैं हम लोग, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। तो ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग रेस्ट को भी लिख सकते हैं। व्हाट इज रेस्ट? तो रेस्ट हम कहेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में अपनी जगह नहीं बदलता, देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। बात समझ में आ रहा है? तो रेस्ट के लिए हम क्या कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज said to be in rest when it doesn't change its position with respect to origin। जब वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपनी जगह ना बदले तो हम कहेंगे कि वो किस में है? रेस्ट में, ठीक है। तो मोशन के लिए भी हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज मोशन। तो मोशन के लिए हम लोग कहेंगे an object is said to be in motion when it does change its position with respect to origin। बात समझ में आ रही होगी आपको कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है।
और फिर रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन हम किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट इसे समझ लिया, रेस्ट को समझ लिया, मोशन को समझ लिया। अब एक चीज़ ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो और एक ही वक्त में मोशन में भी हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसके लिए एक सिचुएशन हम लोग एज्यूम करते हैं। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं तो आप अपने सीट पर बैठे हुए हैं और सामने वाली सीट को अगर आप नोटिस करें तो उस पर भी कुछ पैसेंजर्स होंगे और आपके सीट पर भी कुछ पैसेंजर्स हैं, ठीक है, और आप भी बैठे हुए हैं। और आपने स्टार्टिंग में जो बस स्टैंड वाली मैंने एग्जांपल दी थी उसमें आपने खुद को ही क्या मान लिया था? ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट मान लिया था। तो यहाँ भी आप खुद को ही ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट माने, और फिर अब ट्रेन जब खुलने लगी है प्लेटफॉर्म से तो प्लेटफॉर्म पे भी कुछ लोग हैं, पैसेंजर हैं, ठीक है। तो अब आप उस वक्त एज्यूम ये करें कि एज्यूम करना ये है कि जब आप देखेंगे, ठीक है, अपने सामने वाले पैसेंजर को, तो उनका पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि सामने वाला रेस्ट में है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप अपने बाहर वाले पैसेंजर जो प्लेटफॉर्म पर है उन्हें नोटिस करेंगे तो आपके रिस्पेक्ट में उनके पोजीशंस चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कि वो रेस्ट में है, वो मोशन में है, ठीक है, और जो पैसेंजर आपके साथ बैठे हुए हैं वो रेस्ट में है। तो यहाँ पर आप उनके लिए रेस्ट में हो गए और वही उसी वक्त आप उनके लिए जो प्लेटफॉर्म पर है उनके लिए मोशन में हो गए। तो एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। सीन ये होनी चाहिए कि आप खुद किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे हो। जब आप खुद किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे होंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर के जितने लोग होंगे जो बैठे हुए हैं वो सब आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। मतलब या ये कहें कि आप उन सब के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और एट द सेम टाइम आप बाहर वाले के कंपैरिजन में मोशन में, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप अपने घर में बैठे हैं रूम पर, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी अपना मोबाइल पकड़ के, तो मोबाइल पकड़ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या आप अभी रेस्ट में हैं या मोशन में हैं या दोनों में हैं? तो आप अभी दोनों में हैं। कैसे दोनों में हैं? अगर इस वक्त आपको कोई चांद पर से देखेगा तो चांद पर से वो देख रहा है, अर्थ के साथ कंडीशन क्या है कि वो रोटेशन को फॉलो करता है। तो रोटेशन को फॉलो करता है तो आप भी तो अर्थ पर ही हैं, तो आप भी क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं। तो आप अभी अपने रूम में अगर आपका दोस्त है या कोई भी है तो उसके कंपैरिजन में आप रेस्ट पे हैं, लेकिन जो चांद पर से देख रहा है उसके लिए आप मोशन में हैं। तो रेस्ट और मोशन जो है वो एक्चुअली में रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब है कि एक वक्त में एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी पॉसिबल है और मोशन में भी पॉसिबल है। तो हमने ओरिजिन को समझ लिया, रेस्ट को समझ लिया, मोशन को समझ लिया। अब एक चीज़ जो समझना है वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी जो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ टर्म सब बताता चलूँगा, जैसे जैसे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है या पॉइंट मास क्या है या फिर मोशन के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है और है ना 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट समझना है। जैसे आपसे अगर कोई कहे कि व्हाट इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कहेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि स्टार, सीधे दिमाग में यही था स्टार। तो स्टार पॉइंट ऑब्जेक्ट है आप कह सकते हैं, लेकिन आप किस बेसिस पर पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टार को कह रहे हैं? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हम कहें कि एक ट्रेन, एक एरोप्लेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या आप इस चीज़ पर एग्री होंगे? तो देखिए किस तरह से आपको एग्री होना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास हम फिजिक्स में उस वक्त कहते हैं जब कोई अपने साइज के कंपैरिजन में, कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर कवर करे तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे एक एरोप्लेन को अगर हम ले लें तो एरोप्लेन का साइज़ कितना होगा? अगर हम मान लेते हैं कि 50 मीटर, 50 मीटर लंबा एक एरोप्लेन डोमेस्टिक एरोप्लेन अगर हम ले लें जो 2x2 3x3 वाली, तो वो 50 मीटर है, ठीक है। साइज़ उसका क्या है? 50 मीटर। अब वो मान लेते हैं कि मुजफ्फरपुर या पटना से उड़ी दिल्ली के लिए, पटना से दिल्ली गई वो एरोप्लेन, पटना से दिल्ली का डिस्टेंस कितना?
दिल्ली का डिस्टेंस कितना, तो अब मान लेते हैं अगर 1500 किलोमीटर है या 1200 किलोमीटर है, तो उस 1200 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये जो 50 मीटर साइज है या 100 मीटर साइज है, ये क्या है, बहुत ही कम है। या ये कहें कि इस 100 मीटर साइज ऑफ प्लेन के कंपैरिजन में जो 1200 डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पूरे जर्नी में प्लेन इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर ट्रैवल करे तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है या पॉइंट मास है। तो अब कहीं भी अगर आपसे पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास कहा जाए तो समझ जाइएगा कि एक्चुअल में यही कंडीशन हुआ है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास object is said to be point object when it covers much larger distance in comparison with its size। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट तब कहलाएगा जब वो बहुत ज़्यादा दूरी तय करे अपने साइज के कंपैरिजन में। अब जो चीज़ हम लोग समझेंगे वो क्या है कि मोशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होता है देख लीजिए। पहला रेक्टिलिनियर मोशन के बहुत सारे नाम हैं, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन हो गया या वन डायमेंशनल मोशन हो गया या फिर लीनियर मोशन हो गया, लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन, लीनियर मोशन। ठीक है, दूसरा नंबर जो आता है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। तीसरा नंबर जो आता है वो है सर्कुलर मोशन। और चौथी चीज जो है वो है रोटेशनल मोशन। पांचवी चीज जो है वो है ऑसिलेटरी मोशन। और जो छठी चीज है वो है रैंडम मोशन। ठीक है, और जो लास्ट है वो आप कंसिडर कर सकते हैं उसे मोशन के तौर पर रैंडम मोशन। अब इस मोशन को समझिए धीरे धीरे। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन क्या है, लीनियर, ये तीनों एक ही चीज़ है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन, इसके नाम से ही आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली में जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करे, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करे तो हम कहेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन है, लीनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा तो हम क्या कहेंगे कि वो मोशन जो है लीनियर मोशन है या रेक्टिलिनियर मोशन है। बात समझ में आ रहा है? मतलब रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसके पास एक वेलोसिटी है v, इसके पास मास है कुछ m। बात समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देखिए ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, दोनों में यही डिफरेंस है। रेक्टिलिनियर वाले में ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। ट्रांसलेटरी मोशन में ये होगा कि ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं होगा, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल होगा। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। इसके पास है m1, इसके पास है m2, इसके पास है m3, इसके पास है m4, और सबके पास कॉमन वेलोसिटी होगा v। तो ये वाला कहलाएगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन और ये वाला कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब अगर पॉइंट इसमें जो है नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल का एक सिस्टम होगा,
तो हम उसे कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। जब आपके चैप्टर में रोटेशनल मोशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पढ़ना है ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन, ये चीज़ पढ़नी है वहाँ पर, तो वहाँ और क्लियर होगा, क्योंकि उससे पहले आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बस इतना समझें कि रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है। ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन सारे के पास कॉमन वेलोसिटी होगी, और अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट है और उसके पास वेलोसिटी है, देन वी कॉल दैट रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसके बाद सर्कुलर मोशन है, तो नाम से ही पता है कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन एकदम इजी है। रोटेशनल मोशन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर ही रोटेट करे, अपने एक्सिस का ही चक्कर लगाए अपने जगह पर रहकर, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो अर्थ को अगर आप देखें तो अर्थ का जो पाथ है वो इलिप्टिकल है। अगर हम उसे सर्कुलर माने, और बहुत सारे लॉज को जब हम डिराइव करते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि अर्थ का जो मोशन है वो सर्कुलर है। ठीक है, तो अगर अर्थ का मोशन पाथ अगर सर्कुलर है तो अर्थ सर्कुलर मोशन को भी परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से 365 डेज लगते हैं उसे कंप्लीट चक्कर लगाने में। ठीक है, और वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। वो किसके अराउंड लगाता है, तो सन के अराउंड लगाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रोटेशनल मोशन की अगर बात करें तो जो अर्थ है वो अपने जगह पर ही घूमता है, जिसकी वजह से डे और नाइट होती है। ठीक है, तो दिन और रात होने का रीजन क्या है, रोटेशनल मोशन, और मौसम के चेंज होने का रीजन क्या है, सर्कुलर मोशन अर्थ का। तो अर्थ अगर हम एग्जांपल लें तो दोनों ही आ जाता है, सर्कुलर मोशन भी और रोटेशनल मोशन भी। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, तो आपने पेंडुलम का नाम सुना है या पेंडुलम को देखा होगा, बहुत सारे घड़ी में भी ये लटका रहता है। ठीक है, तो पेंडुलम में एक्चुअली में होता है यह है कि इस तरह का एक धागा होता है और स्ट्रिंग होता है, थ्रेड होता है, उस थ्रेड से नीचे एक मास को लटका दिया जाता है और वो मास ऐसे ऐसे झूलता रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे झूलता रहता है इस तरह से जब वो झूलेगा तो हम कहेंगे कि वो ऑसिलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन से। ये उसका मीन पोजीशन है, इस पोजीशन से वो आगे बढ़ रहा है और फिर उसी पोजीशन पर आकर रुकता नहीं है, वो दूसरे साइड तरफ आगे चला जाता है। तो वो अपने ही पोजीशन से टू एंड फ्रो कर रहा है, मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन। ये फ्रेज यूज करते हैं इस स्पेशल मोशन के लिए। तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या यूज करेंगे, टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन को हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है और रोटेशनल मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन क्या है, तो पेंडुलम इसका एग्जांपल है। इस मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट से आगे बढ़ेगा फिर उसी फिक्स्ड पॉइंट से पीछे बढ़ेगा। तो ये जो टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन होता है उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन, सॉरी यहाँ पर रैंडम मोशन नहीं होगा, एक्चुअली में वाइब्रेटरी मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन में देखिए होता है पेंडुलम का अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो ये बॉब हो गया, ये पेंडुलम हो गया, ये थ्रेड हो गया, धागा, और ये इसे बॉब कहते हैं। इसके पास मास होता है, ये यहाँ से यहाँ इस तरह से आगे पीछे करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन अगर हम इसके इस डिस्टेंस को, इस वाले हिस्से को कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो आपको साफ साफ दिखेगा जब आप पेंडुलम को डिस्टर्ब कीजिएगा या पेंडुलम को देखेंगे तो वो जो अपने मीन पोजीशन से जो आगे जाएगा वो आपको क्लियरली नेक्ड आइज आपको दिखेगा कि वो मीन से कितना आगे जा रहा है और कितना पीछे जा रहा है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन जब यही एम्पलीट्यूड माइक्रोस्कोपिक हो जाए, एकदम छोटा कि आप उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, एकदम माइक्रोस्कोपिक हो जाए, क्या ये एम्पलीट्यूड मीन से आगे बढ़ना और पीछे आना, अगर ये जो डिस्टेंस है ये मीन है, ये आगे बढ़ने का एक्सट्रीम पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इतना है आप देख रहे हैं, लेकिन इसका डिस्टेंस अगर इतना हो जाए माइक्रोस्कोपिक तो आप इसे क्लियरली नहीं देख सकते। बात समझ में आ रहा है, तो जब आप इसे क्लियरली नहीं देख सकते तो ये माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा और उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है तो आप उसे हाथ में रखें, आप उसके मीन से आगे और पीछे का डिस्टेंस बता सकते हैं, नहीं बता सकते, आप उसको फील करते हैं कि ये वाइब्रेट हो रहा है। इस वजह से वाइब्रेशन है क्योंकि उसमें जो बैक एंड फोर्थ में जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा हो गया है, माइक्रोस्कोपिक। इस वजह से उसे क्या कहते हैं हम लोग, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है,
रैंडम मोशन क्या है? तो रैंडम मोशन जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप बी को ले लें, जैसे मक्खी, मक्खी मूवी की बात नहीं कर रहा, वैसे मूवी ले सकते हैं आप। उस मूवी में मक्खी इधर उधर ऐसे ऐसे, मक्खी ऐसे जा रही है और फिर इधर हो गई। मक्खी जेंट्स है शायद, क्योंकि मक्खी हीरो था उसमें, ठीक है। मक्खी इधर से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर इधर ऐसे, तो उसके मोशन का एक परफेक्ट डायरेक्शन भी नहीं है और परफेक्ट कुछ आइडिया नहीं है। वो जिधर तिधर जहां मन करेगा उधर ऐसे मूव करता रहेगा, तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? रैंडम मोशन, ठीक है। तो आपने क्या क्या समझा? आपने समझा कि ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेस्ट और मोशन हम कैसे डिसाइड करेंगे। ओरिजिन के कंपैरिजन में पोजीशन चेंज होगा तो रेस्ट में है, पोजीशन चेंज होगा तो मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो रेस्ट में है। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, एक ही वक्त में दोनों चीज हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट मास किसे कहेंगे, और टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी बहुत है और जैसा कि आप देख रहे हैं, फील कर रहे होंगे कि मैं बार बार, तो क्या कर सकते हैं। खैर, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।